तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है, अभी दिख रही है स्क्रीन? कंस्ट्रक्टर का, हाँ हाँ वो उसी का, हाँ वो उसी का पार्ट है। जैसे हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, तो कंस्ट्रक्टर तो हमने सीख लिया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। अब इसी का पार्ट है कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है, इसी का पार्ट। ठीक है, क्या होता है कंस्ट्रक्टर चेनिंग? कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अदर कंस्ट्रक्टर, मतलब एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल कराना इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। जैसे हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एक फोर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर से कॉल करा रहे हैं हम, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, जैसे एक चीज़ हम देखें जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक जस्ट सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ कुछ, कंस्ट्रक्टर चेनिंग आपको अच्छे से आ समझ में। देखो, यहाँ पे मैंने दो मेथड बनाए हैं। ठीक है, एक m1 मेथड बनाया है, एक ये क्लास है हमारी। देखो, यहाँ पे हमारी एक क्लास है। एक ये हमने टेस्ट क्लास बनाई, अब इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है m1, पब्लिक वॉइड m1, और इसमें क्या मैसेज डाला है, हाय, हाय का। ठीक है, उसके बाद हमने एक और मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड m2, उसमें मैसेज डाल दिया हेलो। अब हमने क्या किया है, जो m1 के अंदर से m1 है, m1 के अंदर से m2 मेथड को कॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो जब m1 मेथड एग्जीक्यूट होगा तो पहले हाई प्रिंट होगा, उसके बाद इस जैसे इस मेथड पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली m2 मेथड पे आ जाएगा कंट्रोल हमारा, और m2 मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम कॉल करेंगे सिर्फ m1 मेथड को। हम सिर्फ m1 मेथड को कॉल करेंगे, और जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो दोनों मेथड का आएगा। क्यों? हमने m2 कॉल नहीं किया है, बट m2 कहाँ से कॉल हो रहा है, m1 के अंदर से। तो तो हाँ, तो जब m1 एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली m2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि m2 जो है वो m1 के अंदर से हम कॉल करा रहे हैं। ठीक है, obj.m1। ठीक है, हम m2 भी करा सकते थे डायरेक्टली, बट हमने m2 को m1 के अंदर से कॉल कॉल करा लिया है, तो ये m2 ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, हमको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, प्रिंट यहाँ पे कराया ना हमने, हमने तो सिर्फ मेथड कॉल किया m1, मेथड कॉल हुआ, वो यहाँ पे आ गया कंट्रोल, इसके अंदर गया तो ये लाइन एग्जीक्यूट करी तो हाई प्रिंट कर दिया, फिर उसको m2 मेथड मिला तो m2 मेथड के अंदर आ गया, और m2 मेथड के अंदर जो हेलो लिखा है उसको प्रिंट करा दिया। हाँ, m2 के अंदर से m1 कॉल करा लो। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, एरर क्यों आई? क्यों? क्योंकि देखो, और एरर इसलिए आई, देखो एरर क्या बोल रहा है ये, देखो ये बहुत चला, बहुत प्रिंट करने का एरर दिया इसने, स्टैक ओवर, हाँ, क्या, स्टैक ओवरफ्लो एरर।
क्यों आई? क्योंकि देखो M1 के अंदर से आप M2 कॉल करा रहे हो और M2 के अंदर से M1 कॉल करा रहे हो। तो जैसे यहाँ M2 कॉल करेगा तो M2 में आ जाएगा और M2 कॉल करेगा M1 में, तो ये घूमता रहेगा। M1 M2 M2 M1 M2। हाँ तो हाँ तो क्या हो गया, ये इसने बहुत बार प्रिंट किया। अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बार प्रिंट करने का जो मेमोरी थी जहाँ पे ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है वो मेमोरी फुल हो गई। तो जब मेमोरी फुल हो जाती है तो स्टैक, जब मेथड मेथड जो इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होता है तो उससे क्या होता है, मेमोरी फुल हो जाती है, तब आती है स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, वो स्क्रीन बार बार सही नहीं हो रही। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो एरर आ गई सिंपल। तो यहाँ पे M1 के अंदर से हम M2 कॉल करा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मेथड चेनिंग। मतलब चेन, चेन क्या होती है, जो आपकी चेन होती है वो एक आंकड़ा दूसरे आंकड़े के अंदर रहता है, फंसा रहता है ना। वैसे ही है कि एक मेथड के अंदर से हमने दूसरा मेथड कॉल कराया, तो इसको बोलेंगे मेथड चेनिंग। ठीक है, ये मेथड की चेन बन गई कि एक के अंदर से दूसरा, दूसरे के अंदर से तीसरा। अब यहाँ पे हम M3 एक और मेथड डिफाइन कर लेते, पब्लिक वॉइड M3। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब M3 के अंदर से M2 के अंदर से हम M3 कॉल कर लेते। ठीक है, तो क्या हो जाता, तीनों एग्जीक्यूट हो जाते। पहले M1 होता है, M1 से M1 के अंदर से M2, तो यहाँ पे आ जाता। फिर अंदर M3, तो M3। तो हमने मेथड एक कॉल किया है लेकिन मेथड चेनिंग का यूज़ किया है, तो हमें सिर्फ एक मेथड कॉल किया, बाकी उसके अंदर से कॉल कराए तो हमें अलग अलग कॉल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस चीज़ को बोलेंगे मेथड चेनिंग, क्योंकि चेन बनती जा रही है। M1 कॉल किया, M1 से इंटरनली M2 कॉल हो गया, M2 के अंदर से M3 होगा। ऐसे ही कितने भी मेथड बना लो और हम एक के अंदर से कॉल कराते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथड चेनिंग। आई बात समझ में? ऐसे ही कंस्ट्रक्टर चेनिंग, ऐसे ही कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। तो मेथड चेनिंग क्या होगा, आपको दिख रहा है कि एक मेथड के अंदर से दूसरा मेथड कॉल करा रहा है। और मेथड कॉल कराने के लिए सिंपल तरीका क्या है कि मेथड का नाम और पैरेंथेसिस। अगर यहाँ पर कोई आर्गुमेंट होता अपना, जैसे यहाँ पे आर्गुमेंट होता, जैसे मान लिया स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और वो नेम हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे होते, मान लिया हम यूज़ कर रहे हैं इसको नेम। तो जब हम इसको कॉल करते तो हम इसमें कोई नाम पास कर देते। ठीक है, तो नाम पास कर देते, तो ये नाम यहाँ पे आता है, इसमें आता है और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मेथड होगा, जैसा मेथड हम कॉल करा रहे हैं, अगर वो कोई आर्गुमेंट ले रहा है तो हमको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर हुई बात? ओके, चलो। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग पढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी लगभग सेम ही होती है जैसे अभी बताया मेथड चेनिंग। ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे, अब मेथड को तो हम कॉल कर लेते हैं मेथड के नाम से, कंस्ट्रक्टर को चेनिंग कैसे कर सकते हैं, देखो। दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू कॉल डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स ओन क्लास। मतलब दिस कीवर्ड का यूज़ हम कर सकते हैं करंट करंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने में। ठीक है, तो दिस कीवर्ड की हेल्प से ही हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग करेंगे। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जैसे देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट क्लास है हमारी, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, मतलब कोई पैरामीटर नहीं ले रहा, तो इसमें हमने डाल दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। नहीं नहीं नहीं, डिफ़ॉल्ट में कोई आर्गुमेंट नहीं जाता। डिफ़ॉल्ट, या तो इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहें या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है,
अब एक और कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, पब्लिक स्टूडेंट, ठीक है, और इसमें हमने एक आर्गुमेंट पास किया स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और इसके अंदर जब हम गए तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिस पैरेंथेसिस। तो ये दिस क्या करेगा, अकेला दिस नहीं है, दिस के पैरेंथेसिस, तो ये जो है वो बता रहा है हमारे इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जो हमने डिफाइन किया इसको, उसके बाद हमने एक मैसेज डाल दिया, ठीक है। अच्छा, हमने फिर एक और कंस्ट्रक्टर बनाया स्टूडेंट में, इसमें दो पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। और इसके अंदर जब हम आए तो इसके अंदर से हम ये जो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल कर रहे हैं। तो एक पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस, और उसमें नाम, मतलब इसका आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हम दो ले रहे हैं, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग इंट एज, तो इसमें नाम पास कर देंगे ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अच्छा दिस डॉट एज, ये समझ जाएगा, ये क्या ढूंढेगा कि इस क्लास में वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जब हम ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम एक पैरामीटर देंगे इसमें, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें नाम दिया। तो ये इसको, ये जैसे ही ये कॉल होगा ये सीधा जाएगा यहाँ पे ऊपर वाले पे, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पे, ठीक है, टू आर्गुमेंट पे नहीं, इस पे जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नेम है, और जैसे ही इसके अंदर आएगा इसको मिल जाएगा दिस पैरेंथेसिस, तो ये कहाँ चला जाएगा, एक इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये पहुँच जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे, और इसके अंदर के मैसेज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर वापस आएगा नीचे इस लाइन पे और ये लाइन चला देगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और इसमें जो नाम हम प्रिंट कराए वो नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है, ओके। अगर हम टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें नाम और एज दोनों चीज़ पास करी, तो अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस पे, टू 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 पैरामीटर टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पर, ठीक है। नाम इसमें आ जाएगा, श्यामू इसमें आ जाएगा, और एज इसमें इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके अंदर आएगा तो दिस और नेम, तो नाम जो श्यामू पास किया है वो श्यामू इसमें चला जाएगा, और ये जो दिस है वो इसको कॉल करेगा, पैरा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, इसमें श्यामू है। फिर जैसे ही इसके अंदर आया इसको मिल गया दिस पहली लाइन पे, तो फिर ये ऊपर भागेगा, पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर आएगा नीचे इसको प्रिंट करे, मतलब पैरामीटराइज के अंदर से हम डिफ़ॉल्ट कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और और उसके आगे चलो, यहाँ पे टू पैरामीटराइज में से वन पैरामीटराइज कॉल कर रहे हैं, यहाँ वन पैरामीटराइज में डिफ़ॉल्ट कॉल कर रहे हैं, तो ये ठीक है, तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे, ये प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और फिर कंट्रोल यहीं लौट के आएगा, क्योंकि यहाँ से गया था इस पे और इससे गया था इस पे, तो इससे लौट के आया यहाँ पे, और यहाँ से फिर लौट के आएगा यहाँ पे, तो फिर इसको प्रिंट करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एज, ठीक है। आई बात समझ में, ओके, इसका आप प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ, दिस, देखो सिंपल जो दिस रहता है जिसमें पैरेंथेसिस नहीं लगा रहता है, उसका यूज़ करते हैं हम जो हमारी इंस्टेंस वेरिएबल है और लोकल वेरिएबल है उनमें डिफरेंस करने के लिए, या फिर इस इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करना है उसके लिए, ठीक है, या करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताने के लिए, सीधा सिंपल बात है कि मतलब हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट, वो एक दिस होता है जो कंपाइलर या जेबीएम बनाता है, वो ऑटोमेटिकली उसी को दर्शाता है जो हमारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट दर्शा रहा है। लेकिन जब हमने पैरेंथेसिस लगा दिया इसमें, तो इसका काम हो जाता है, ये कंस्ट्रक्टर को बताता है। फिर अब अगर कुछ पैरामीटर पास नहीं करा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बता रहा है कि आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है।
अगर पैरामीटर लगा दिया तो ये बता रहा है कि आपको पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। ठीक है, ओके। तो एक प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक टेस्ट, इसके अंदर मैसेज डाल दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ओके। अगर अभी हम इसको रन करते हैं, जैसे हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, देखो ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ कॉल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लगा है ये कंस्ट्रक्टर लगा है, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, पब्लिक टेस्ट। ठीक है, इसमें पैरामीटर पास कर देते हैं स्ट्रिंग नेम, इसमें मैसेज डाल दिया वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्लस हम ये नाम भी प्रिंट करा लेते हैं जो आया। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको कमेंट कर दिया, और इसके अंदर से हम इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराते हैं। तो कॉल कैसे करा सकते हैं हम करा सकते हैं दिस और पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये हमारा बता रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ये वाला दिस पैरेंथेसिस, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो वो डिनोट कर रहा है कि यहाँ आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, अब हमें जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अगर हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, अब इसमें कोई आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, सैम। ठीक है, ओके। तो जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये ढूंढेगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ है इस क्लास में, तो वो जाएगा यहाँ पे, इसको नहीं ढूंढेगा, इसको एग्जीक्यूट, अगर अगर देखो, अगर हम मैं इसको हटा दूँ अभी यहाँ पे, यहाँ से हटा दूँ, तो सिर्फ ये वाला एग्जीक्यूट होगा अकेला। ठीक है, वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, उसको वो देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया है। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो जैसे ये करेंगे तो आएगा तो यहाँ पे, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगा इसके तो उसको मिल जाएगी ये लाइन, तो इससे ये हाँ, जैसे ही इस पे आएगा तो ये ढूंढने चला जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास में ढूंढने चला जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसको खाली यही एग्जीक्यूट होता। हाँ, ठीक है, अब जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो पहुंच जाएगा ऊपर, इसको ढूंढेगा वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसको मिल जाएगा तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये लाइन प्रिंट होने के बाद कंट्रोल फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, नाइन्थ लाइन से ऊपर गया था, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंट्रोल यहीं पे वापस आएगा, टेंथ लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। आई समझ में बात? ठीक है, अब हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें दो पैरामीटर हों, पब्लिक नेम, ओके। अब इसके अगर ठीक है, अब एस वाई एस ओ डाल दिया, कॉपी कर लूँगा,
नेम टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नेम ओके ठीक है। अगर मैं अभी ऐसा ही अगर मैं ऐसा भी करूं कि टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लूं कॉमा 30 ठीक है और मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये जाएगा ऊपर और सिर्फ टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी दो पड़े रहे। कोई भी नहीं करेगा क्योंकि वो अभी उसको पता ही नहीं है। उसको तो यहाँ से मिला टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो वो यहाँ पहुँच जाएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर से दिस और कोई एक पैरामीटर मतलब मैं स्ट्रिंग नाम पास कर दिया नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा ये ढूंढेगा, ये जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वो ढूंढेगा वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो उसको मिल जाएगा यहाँ पे 8 नंबर लाइन पे वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर उसके अंदर आएगा वो, जैसे ही अंदर आया तो लाइन नंबर 9 पर उसको मिल गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढने निकल जाएगा, उसको मिल गया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल गया उसको अंदर अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट होने का वापस आएगा 10 नंबर की लाइन पे। 9 नंबर की लाइन 9 नंबर से ऊपर गया 10 नंबर पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस आएगा यहीं पे 14 नंबर की लाइन पे और इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जहाँ से कंट्रोल ऊपर गया था वहीं पे लौट के आएगा घूम फिर के, ठीक है। जब आप इसको अब रन करेंगे तो पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर से गया वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे, वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से गया टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। तो ये हो रही है कंस्ट्रक्टर चेनिंग, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से हम दूसरा कंस्ट्रक्टर तीसरा कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल करा रहे हैं, ठीक है ओके। तो ये तो हो गई बात दिस की, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर की। ठीक है, अब सुपर जैसे सुपर कीवर्ड का हमको पता है कि सुपर कीवर्ड का काम होता है पेरेंट जो क्लास है उसके वेरिएबल को पॉइंट करना, ठीक है। उसके पेरेंट क्लास में कोई वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए सुपर कीवर्ड हमने पढ़ा था। अब सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू कॉल डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, फ्रॉम द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। क्या कह रहे हैं कि पेरेंट क्लास में मान लो कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, अभी जैसे हमने अपनी अपनी क्लास में एक बनाया था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है पेरेंट क्लास में, या सुपर क्लास और पेरेंट क्लास एक ही बात होती है, ठीक है। अगर पेरेंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमको कॉल करना है कहाँ से, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से, तो ठीक है। या पेरेंट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमको कॉल करना है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से, तो हम किसका यूज़ करते हैं, सुपर कीवर्ड का, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड के क्या यूज़ हो गए, 3 यूज़ हो गए। पहला सॉरी दिस कीवर्ड का क्या यूज़ हो गया कि दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड है वो क्या काम करते हैं कि दिस कीवर्ड करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताता है, सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताता है। दिस कीवर्ड करंट क्लास के जो करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में डिफरेंस करता है, और सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल में डिफरेंस करता है। सुपर दिस कीवर्ड का यूज़ हम करते हैं जो करंट क्लास है उसी में कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने के लिए, मतलब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जैसे हमने देखा था कि सेम क्लास है उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं, तो उसमें से हमको एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो दिस का यूज़ करेंगे। बट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से तो सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब उसके लिए हमने एक क्लास बना ली पेरेंट क्लास ऊपर,
ठीक है। एक पेरेंट क्लास नाम की क्लास बना ली और उसके अंदर हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। ठीक है, ओके। फिर एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास हम उस क्लास को बनाएंगे जिसके अंदर मेन मेथड है, क्योंकि हमको इसी को एग्जीक्यूट करना है। तो पब्लिक क्लास चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास को, तो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, पब्लिक चाइल्ड क्लास। ठीक है, और उस देखो पेरेंट क्लास में हमने मैसेज डाला है पेरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और उसमें हम एज पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एज प्रिंट करा सकते हैं। अब हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है, और दोनों में हमने क्या कर दिया, जैसे इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था चाइल्ड क्लास का, उसमें हमने सुपर लगा दिया, और यहाँ पे एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर और उसमें एक पैरामीटर डाल दिया। ठीक है, तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हमने ये बनाया चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सीधा उठ के इस चाइल्ड क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब यहाँ पे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही इसके अंदर आएगा इसको क्या मिल जाएगा, सुपर। कौन सा सुपर, सुपर क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पैरामीटर तो पास कर नहीं रहे। तो जैसे ही मिलेगा ये कहाँ जाएगा, सुपर क्लास में, सीधा सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको मिल जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को, और वापस आएगा आगे, वापस यहीं पे आएगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो पहले पेरेंट क्लास का सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सुपर क्लास का, और फिर चाइल्ड क्लास का। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने ये बनाया चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू चाइल्ड क्लास, और उसमें कोई पैरामीटर पास किया हमने, तो जैसे ही पैरामीटर पास किया ये ढूंढेगा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ है भाई, ये रहा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मिला, ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो देखेगा कि सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो ये जो एज है वो इसमें चली जाएगी, और इस वैल्यू को लेके ये कंट्रोल पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर कहाँ पर जाएगा, पेरेंट क्लास की सुपर कंस्ट्रक्टर पे, यहाँ पे इस फाइल पे, क्योंकि ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर इसके अंदर जाएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करने के वापस आ जाएगा यहाँ पे, और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। आई बात समझ में। ओके, चलो अब ये तो बने हुए हैं, इनको अभी बने रहने देते, इसके ऊपर एक और क्लास बना लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ छोड़ो, एक चाइल्ड क्लास बनी हुई है, हाँ ये रही चाइल्ड क्लास, इसी में समझाता हूँ। ठीक है, इसी में जो हमने प्रैक्टिकल किया था दिस और सुपर का, उसी में करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पेरेंट क्लास बना लेते हैं, पेरेंट क्लास सुपर क्लास एक ही बात है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पब्लिक पेरेंट क्लास। अच्छा, इसके अंदर मैसेज क्या देते हैं, पेरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक बना लेते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पब्लिक पेरेंट क्लास। अब इसमें चलो नाम दे देते हैं। ठीक, नाम, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये रही ना पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास में पेरेंट क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्लस नेम। ठीक है, ओके। ओके,
अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये पेरेंट क्लास बन गई, ये चाइल्ड क्लास बन गई। नाम पेरेंट क्लास देने से पेरेंट क्लास नहीं बन जाती, जब तक हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो ना तो पेरेंट रहेगी ना चाइल्ड रहेगी। तो ये जो राइट वाली होती है वो पेरेंट क्लास बन जाती है, ये चाइल्ड क्लास बन जाती है। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में आ जाती हैं, ठीक है। अगर हमने कोई वेरिएबल मेथड वगैरह डिफाइन किए तो चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। ओके, अब क्या करते हैं हम हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, है ना? ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अच्छा, अगर मैं अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या आउटपुट आएगा? आगे अगर हम इसको अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? चाइल्ड क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सिर्फ यहाँ से जाएगा कंट्रोल यहाँ पे, तो ये वाली लाइन, सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, चाइल्ड क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। उसके अलावा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बना रहे हैं, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जाएगा और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ क्या हुआ, क्या होता है कि अगर हम अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सुपर कीवर्ड ना लगाया हमने, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली सुपर कीवर्ड इसमें डाल देता है। हमने नहीं डाला है सुपर कीवर्ड, लेकिन कंपाइलर डाल देगा, ठीक है। हेलो, ठीक। हमने देखो, अगर हम जो कंस्ट्रक्टर है इसको मैं नहीं बना रहा, देखो मैं अगर एक्स करूं और यहाँ पे मैं ऐसे जाऊं, मैंने राइट क्लिक किया, सोर्स में गया, हमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जनरेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और एक मिनट, इसको भी हटाऊँ, ये अभी सोर्स में गए हम, द सेलेक्टेड टाइप कंटेंट नो फील्ड, अरे यार क्यों नहीं बन रहा, चलो छोड़ो। क्या होता है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड लग जाता है, ठीक है। हम डिफाइन नहीं करेंगे तो भी लग जाएगा, हाँ, लेकिन ठीक है। अगर सुपर क्लास अगर मैं इसको एक मिनट आपको ऐसे दिखा दूँ, चल नहीं रहा, ओके। अभी मैं इस कंस्ट्रक्टर सबको कमेंट कर दूँ, अरे यार, ओके बन नहीं रहा, एक मिनट, किसी और में बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। नहीं, काम नहीं कर रहा, छोड़ो। ऐसे बताता हूँ, देखो, अ, जब भी जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंपाइलर उसमें ऑटोमेटिकली एक जो हम यूज़ कर रहे हैं
वो ऑटोमेटिकली, अगर हम ऐड नहीं कर रहे तो वो ऐड कर देता है। आ रही है बात समझ में? अगर हम ऐड नहीं करते हैं, जैसे हमने भी अपने अपने जब चाइल्ड क्लास का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का एग्जांपल लिया था, तो अगर हम इसमें ऐड नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक सुपर ऐड हो जाता है। जो भी कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं तो उसमें एक सुपर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वो सुपर जो है रहता है, जैसे मान लिया अगर इसकी पेरेंट क्लास नहीं होती, अगर यहाँ पे हम पेरेंट क्लास को हटा दें, तब भी तब भी इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट सुपर कंस्ट्रक्टर होता है, जो ये किसको कॉल करता है, हर एक क्लास की एक पेरेंट क्लास होती है, ऑब्जेक्ट क्लास, जो आगे हम पढ़ेंगे, उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। कंपाइलर का कंपाइलर, ये जब हम कंपाइल करते हैं, इस फाइल कंपाइल करेंगे इस फाइल को, तो ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके अंदर वो एक सुपर कंस्ट्रक्टर डाल देता है। ये ठीक है, ये ऑटोमेटिक करता है, हमको दिखता नहीं है। अगर अगर कंपाइलर वो बना नहीं रहा है, अगर वो हम लोग में बताता ना, तो वो ऐसा ही आता सुपर। उसका काम होता है कि सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। अगर यहाँ पर पेरेंट क्लास नहीं है, जैसे पेरेंट क्लास नहीं है, जब किसी भी क्लास की पेरेंट क्लास नहीं होती है तो उसकी सुपर क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, एक जो हम आगे पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट क्लास। वो हर एक क्लास जितनी भी हमने बनाई है और जो जावा ने दी है, उन सबकी पेरेंट क्लास होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे माँ बाप है, लेकिन सबका भगवान, सबके पेरेंट्स कौन है, भगवान। ऐसे ही सारी क्लासों की एक सुपर क्लास है जिसको ऑब्जेक्ट क्लास बोलते हैं। तो उस क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है ये सुपर कीवर्ड। अगर हमने अपनी सुपर पेरेंट क्लास नहीं बनाई है तो, जैसे कहते हैं ना किसी के माँ बाप नहीं है तो भगवान ही उसके माँ बाप है, तो ऐसे ही अगर इसका कोई पेरेंट क्लास नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्लास उसकी पेरेंट क्लास होती है। तब ये जो सुपर कीवर्ड है उस पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर पेरेंट क्लास है तो पेरेंट क्लास के सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है, अगर अभी हम इसको कॉल करें, जैसे हमने सुपर कीवर्ड लगा दिया, तब भी यही आउटपुट आएगा। अरे अच्छा, यहाँ पे सुपर नहीं लगाया ना। ठीक है, अब सुपर कीवर्ड कॉल तो हुआ, ये जो सुपर है, सुपर किसका, ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल हुआ, और उसमें कोई मैसेज नहीं पड़ा, इसलिए हमको कोई मैसेज नहीं आया। ठीक है, हाँ, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो इतना कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये इतना समझ लेना कि हमको पेरेंट क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो हम सिर्फ ये सुपर लगा दिया हमने। ठीक है, ओके। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, तो हमने अभी क्या किया है, जस्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चाइल्ड क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, तो ये यहाँ आया, इसके अंदर गया, तो सुपर कीवर्ड है, सुपर से पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में गया। ठीक है, पेरेंट क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में गया, यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, वापस आया और ये प्रिंट कर दिया, तो चाइल्ड क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये प्रिंट हो गया। ओके, अगर इसी में हम कुछ पैरामीटर डाल दें, जैसे मैंने नाम डाल दिया, अब ये इस पे जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, ठीक है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे गया। ठीक है, अब इसके अंदर से हम अभी कुछ कॉल नहीं करा रहे हैं, तो इसके अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हमने हमने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कराया, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आ गया होगा, सुपर। ये ऑटोमेटिकली हमको दिख नहीं रहा, लेकिन ये है ये पता कैसे चल रहा है, ये इसीलिए पता चल रहा है। हम्म, पेरेंट क्लास का क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके अंदर एक ये डल जाता है, सुपर और ये पैरेंथेसिस। तो अगर हमने ये नहीं डाला है, हमने कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने ये लिख दिया। इसके लिखने की वजह से ये पहले सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे गया, उसको एग्जीक्यूट किया, इसी वजह से ये मैसेज आ रहा है हमको। हाँ, कि हाँ, इसमें ये सुपर कीवर्ड, हाँ, सुपर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर हम भी कर दें तब भी यही आएगा आउटपुट।
अगर हम नहीं कर रहे हैं तब भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो कंपाइलर उसको लिख दे रहा है, बस हमें दिख नहीं रहा है, कंपाइलर जो लिख रहा है उसको हमें दिख नहीं रहा है, बाकी है वो। अच्छा, अगर अगर इसकी अंदर से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहे हैं, जैसे नेम पास कर दो, तो अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। अब सुपर क्लास का अब सुपर क्लास का क्या होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो पेरेंट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, यहाँ पे मैसेज डालना भूल गए। ठीक है, तो पेरेंट क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और उसका नाम जो हम नाम पास कर रहे हैं, प्लस चाइल्ड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ से हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर क्लास का कॉल कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट के अंदर से भी सुपर क्लास का कॉल कर सकते हैं, लेकिन सुपर क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इनको हमको एग्जीक्यूट करना है तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। आई विकास बात समझ में? ओके श्यामू? ओके, आगे बढ़े। अब कंस्ट्रक्टर रूल्स, कुछ रूल्स हैं कंस्ट्रक्टर बनाने के। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक। चलो ठीक है। चलो ठीक।